ठंड में गरीब के घर आई नई रजाई। पार्वती देखो, मैं अभी शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, ठीक है? तुम थोड़ा घर का ध्यान रखना, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो उन्हें खाना खिला देना। जी मालकिन, जैसा आप कहें। मालिनी ऐसा कहने के बाद अपनी कार में बैठती है और शॉपिंग के लिए निकल जाती है। कार में बैठने के बाद उसे याद आता है कि उसने नोट की गड्डी अपने कमरे में यूं ही खुली छोड़ दी थी। अरे ये क्या किया मैंने? ओहो, मैंने तो अपने सारे नोट की गड्डी ऐसे ही खुले में छोड़ दी। अगर किसी ने उठा ली तो? अरे कहीं ये नई वाली नौकरानी पैसे तो नहीं निकाल लेगी। मालिनी ऐसा सोच रही होती है कि तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है, इस नौकरानी के घर का एड्रेस तो मुझे पता है, फिर दिक्कत की क्या बात है? मैं इसी प्रकार इसे देख लूंगी कि ये भरोसे लायक है या नहीं। ऐसा सोचकर मालिनी शॉपिंग के लिए निकल जाती है। इसके बाद वो एक बहुत बड़े मॉल में जाती है और वहाँ पर मैनेजर को बहुत सारे कंबल का ऑर्डर देती है। देखिए, आपको पता है ना कि हर साल मैं गरीबों में कंबल और खाना बांटती हूँ। इस बार भी मुझे कंबल और खाना बांटना है। इस बार मुझे कम से कम 1000 कंबल का सेट चाहिए। जैसा आप चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं 1000 कंबल का सेट आपके घर पर पहुंचा देता हूँ। मालिनी ऑर्डर देने के बाद अपनी जरूरत का सामान लेती है और अपनी पसंद की एक बहुत महंगी रजाई लेकर अपने घर लौट आती है। जब पार्वती रजाई देखती है तो उसे अपने बच्चे याद आते हैं। हे भगवान, ठंड तो बढ़ती ही जा रही है और मेरे बच्चे भी बिना रजाई और कंबल के रहते हैं। मुझे तो उनके लिए भी रजाई लेनी थी, लेकिन अभी तो मेरे पास इतने पैसे हैं भी नहीं। अब मैं क्या करूं? पार्वती थोड़ी सी परेशान हो जाती है। इसी के चलते मालिनी जब पार्वती का चेहरा देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। क्या हुआ पार्वती, तेरे चेहरे के 12 क्यों बजे हैं? बस ऐसे ही मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ, मेरे बच्चे घर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पार्वती जब घर पर आती है तो उसके बच्चे धूप में आंगन में बैठे हुए उसे नजर आते हैं। दोनों यहाँ पर क्यों बैठे हो तुम? हाँ, घर के अंदर बैठकर पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? माँ, अंदर बहुत ठंडा लग रहा है, कम से कम बाहर आंगन में धूप है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठकर काम कर रहे हैं। हाँ माँ, हमारे सभी दोस्तों के पास अच्छे अच्छे स्वेटर हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चादर है। रात को उसमें भी बहुत ठंड लगती है माँ। परेशान क्यों हो रहे हो तुम? चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी एक रजाई लूंगी और फिर हम उसे गरम गरम ओढ़ेंगे, बहुत आराम से सोएंगे रजाई में। ये सुनकर दोनों बच्चे आराम से धूप में बैठकर पढ़ाई करते रहते हैं। तो वही पार्वती चुपचाप घर के अंदर जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी राजेश भी काम पर से वापस आ जाता है। क्या बना रही हो? जल्दी से मुझे खाने को दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। आप हाथ मुंह धो लीजिए ना, मैं अभी आपके लिए खाना परोस देती हूँ। पार्वती ऐसा कहकर कुछ ही देर में राजेश को खाना परोस देती है, जिसके बाद वो अपने बच्चों को भी खाना खिलाती है। ऐसे ही देखते शाम हो जाती है और शाम के समय बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। दोनों बच्चे घर के अंदर बैठ जाते हैं और वहीं रात का खाना खाने के बाद पार्वती जमीन पर चटाई बिछाकर उस पर बिस्तर लगा देती है और वही फटी पुरानी चादर निकाल लेती है। माँ, इस अकेली चादर में बहुत ठंड लगती है रात को। हाँ माँ, आप नई रजाई कब खरीदोगे माँ? हाँ, मुझे भी पता है कि इस चादर में ठंड लगती होगी, लेकिन जब मेरे दोनों बच्चे मेरे पास होंगे तो उन्हें जरा भी ठंड नहीं लगेगी। चलो तुम दोनों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुलाता हूँ। राजेश ऐसा कहकर अपने दोनों बच्चों को सुला देता है। दोनों बच्चों के सोने के बाद पार्वती बिना चादर के ही एक कोने में सो जाती है। भाग्यवान, इस तरह बिना चादर के रात को सोओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा कोना लेकर चादर के अंदर आ जाओ। ज्यादा मेरे बच्चों को चादर की जरूरत है। आप तो देख ही रहे हो ना, ठंड कितनी ज्यादा बढ़ रही है। इन्हें अब एक रजाई की जरूरत है। मेहनत कर तो रहा हूँ, जैसे ही मालिक मुझे पैसे दे देंगे मैं उनके लिए एक रजाई जरूर ले आऊंगा। राजेश इस तरह खाने के बाद सो जाता है। अगले दिन जब सब सुबह सुबह उठते हैं तो राजेश अपने काम के लिए निकल जाता है। काम पर वो दिन रात मेहनत करता है और शाम होते ही वो अपने मालिक से पैसे मांगता है। मालिक, मेरे दोनों बच्चे रोजाना ठंड में सोते, मुझे बहुत बुरा लगता है। ऊपर से घर का राशन भी खत्म हो गया है। मजबूरी है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, चाहे पूरे नहीं थोड़े ही दे दीजिए। अरे जब देखो पैसे ही मांगता रहता है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कल जब बैंक से लेकर आऊंगा तब दे दूंगा।
राजेश का मालिक ऐसा कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद बेचारा राजेश मायूस होकर वापस घर लौट आता है। क्या हुआ जी, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? मालिक से पैसे मांगे लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। अब मैं क्या करूं, अपने बच्चों को ठंड से कैसे बचाऊं? पार्वती भी ये सोचकर थोड़ी चिंतित हो जाती है, लेकिन अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। दोनों रात को फिर से चादर ओढ़कर अपने बच्चों को लेकर सो जाते हैं, लेकिन रात में कभी चादर किसी के ऊपर से हटती है तो कभी किसी के ऊपर से हट जाती है। इसी के चलते दोनों के बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। अरे ये क्या, मेरे बच्चों को तो बुखार चढ़ गया है, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पार्वती भी अपनी मालकिन से पैसे मांगने की सोचती है, लेकिन वो 1 हफ्ते के लिए विदेश चली जाती है, जिसे पार्वती को बहुत अफसोस होता है। वहीं दूसरी तरफ राजेश का मालिक बड़े ही रो रो कर राजेश को पैसे दे देता है। उस दिन राजेश बहुत खुश होता है और रास्ते में आते हुए बस एक ही बात सोच रहा होता है। आज तो मैं बच्चों के लिए रजाई लेकर ही जाऊंगा। मेरे बच्चे ठंड में बीमार हो गए हैं, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकता। राजेश ऐसा सोचकर अपने घर की तरफ आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में एक कार से लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। उसको देखकर सभी लोग वहां तमाशा देख रहे होते हैं, लेकिन राजेश से उसकी हालत देखी नहीं जाती। वो उसे फौरन उठाता है और वहां से अस्पताल ले जाता है, जहां वो अपने पैसों से उस लड़की का इलाज करवाता है। डॉक्टर साहब, इस बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, आप इसका अच्छे से इलाज कीजिए, मैं पैसे दूंगा। अपने बच्चों के बारे में ना सोचकर वो सारे पैसे उस लड़की के इलाज में लगा देता है और वापस घर लौट आता है। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसकी पत्नी और उसके बच्चे सब समझ जाते हैं, जिसके चलते कोई भी उसे कुछ कहता नहीं है। बच्चों, कुछ दिन और सही, भगवान और कितना ही हमारे ऊपर जुल्म कर सकता है, उसे कभी न कभी तो हमारे ऊपर तरस आ ही जाएगा। राजेश ऐसा अपने बच्चों से कहकर उन्हें चटाई पर लेटा देता है और उन्हें चादर उड़ाकर सुला देता है। दोनों बच्चे और दोनों मियाँ बीवी ठंड से कपकपाते रहते हैं। वहीं खिड़की से एक आदमी उन्हें इस तरह देखता है और तुरंत उनके घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे अब इस समय कौन आया होगा, चलो मैं देखता हूँ। जैसे दरवाजा खुलता है, वहाँ पार्वती। एक बहुत ही अमीर आदमी एक रजाई, कुछ कपड़े और कुछ खाने के सामान को लेकर साथ में खड़ा होता है। मुश्किल से मिला है मुझे आपका घर। मुझे यकीन नहीं होता आज भी लोगों के अंदर इंसानियत बाकी है। आपने जो मेरी बेटी के लिए किया शायद कोई कभी नहीं करता, और मेरी बेटी वहीं तड़प तड़प कर मर जाती, लेकिन आज आपकी वजह से मेरी बच्ची जीवित है और सांस ले रही है। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। ये रजाई, ये गर्म कपड़े और खाने का कुछ सामान लाया हूँ, इसे स्वीकार कर लीजिए। रजाई देखते ही राजेश बहुत खुश होता है। उसे नहीं पता था कि उसके किए अच्छे कर्मों का फल उसे इस प्रकार मिलेगा। वो सारा सामान स्वीकारता है और उस रात वो अपने दोनों बच्चों को लेकर पत्नी के साथ और खुद रजाई ओढ़कर सोता है। अमीर ससुराल में गरीब काली देवरानी का कंबल। ओह, मेरी हालत तो खराब हो रही है, बहुत ठंड लग रही है, मुझसे काम भी नहीं हो रहा। इतने अमीर ससुराल में आने के बाद भी मुझे ये नौकर का काम करना पड़ रहा है। अविका ठंड की वजह से ठीक से बर्तन नहीं धो रही थी। 2 उंगली से प्लेट उठाती है कि जमीन पर गिर जाती है। प्लेट के टूटने की आवाज से सास संध्या रसोई में आती है। व्हाट इज दिस बहू, इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी तुमने? तो क्या हो गया माँ जी, आपको पता भी है कितनी ठंड हो रही है। मेरे हाथ से प्लेट छूट गई, मेरे हाथों की फिक्र ही नहीं आपको। इतना ही है तो अपने छोटे बेटे की शादी कराकर कोई गरीब बहू ला दीजिए जो नौकर की तरह काम करे। मुझसे नहीं होता अब। चल, तेरी ये इच्छा भी मैं पूरी कर देती हूँ, पर उससे पहले मुझे गर्मा गर्म चाय बनाकर पिला। जी माँ जी। उफ़ो, ये अमीर पुड़िया भी ना घर में चश्मा लगाए घूमती है। चाय भी अब मैं ही दूं बनाकर। सास संध्या ऑर्डर देकर हीटर के सामने अपने कमरे में टोपा लगाए बैठ जाती है, फिर बहू के साथ चाय की चुस्की भरती है। अगले दिन दोनों हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। इतने में सौरभ एक गरीब और काली लड़की से शादी कर घर में आता है, जिसे देख सास का खून खौल जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस काली सी लड़की को इस घर की बहू बनाने की? देख तो, कोयले से भी काली लग रही है मुझे ये। वही तो माँ जी, शक्ल की ना काम की, दुश्मन अनाज की लग रही है। माँ जी, हमारा तो प्लान चौपट हो गया, अब इस मनहूस की शक्ल देखनी पड़ेगी। माँ, भाभी ऐसा मत कहिए, ये जो भी है मेरी पत्नी है। मेरे अलावा इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप दोनों इसे प्यार करें, अपना लीजिए, वरना आपका लाडला बेटा आपको छोड़कर चला जाएगा। देख रही है ना बहू, कैसे मुझे टॉर्चर कर रहा है। रहने दो इस ब्लैकबेरी के साथ घर में।
संध्या को गरीब काली बहू का गृह प्रवेश करना पड़ता है। इसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सौरभ जी, माँ जी मेरे कालेपन से बहुत खफा हैं। हम लोगों के साथ इतना क्यों बुरा होता है? आपने अपना लिया, लेकिन किसी और ने मुझे कभी नहीं अपनाया। अब क्या होगा? टेंशन मत लो, तुम्हें अपना लेंगे, बस तुम अपना बेस्ट दो। फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सास बहू मुंह फुलाए बातें कर रही थी। माँ जी, उल्टा हो गया। इस कलूटी ने देवर जी को अपने जाल में फंसा लिया। सोच रही है अमीर ससुराल में ऐश करेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस ब्लैक कैट को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी काली बहू सर्वगुण संपन्न बहू की तरह जल्दी उठकर घर का सारा काम कर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। माँ जी, मैंने खाना लगा दिया है, आप आइए ना। ओह, मैं तो जल्दबाजी में स्वेटर ही पहनना भूल गई। रसोई में थी तब पता ही नहीं चला। मैं आती हूँ माँ जी। तू स्वेटर बाद में पहन लेना, पहले हमारे साथ नाश्ता कर। चल आजा। प्राची मना करती है, पर संध्या जबरदस्ती उसे अपने पास बिठा लेती है। इतने में वो अविका को इशारा करती है और अविका उसके कमरे में जाकर उसके स्वेटर को कैंची से काट देती है। कुछ देर बाद खाना खाकर प्राची अपने कमरे में स्वेटर पहनने जाती है तो उसका स्वेटर फटा होता है। हे भगवान, ये तो मेरा नया स्वेटर था जो सौरभ जी ने दिया था। ये इतना फट कैसे गया? कोई बात नहीं, घर में ही हूँ, ऐसे ही काम कर लूंगी। प्राची के कमरे के बाहर जेठानी और सास हंस रहे थे। वाह बहू, तूने तो बहुत अच्छा काम किया है। अब पूरी सर्दी इसे ऐसे ही परेशान करेंगे। हाँ माँ जी, और काम तो हमें अभी भी नहीं करना पड़ेगा। अभी गंदे कपड़े से धुलवाते हैं। माँ जी, ठंड लग रही है, पहले हम हीटर चलाकर बैठ जाते हैं। दोनों कमरे में जाकर हीटर के सामने फिर बैठ जाती हैं और गर्माहट का मेवा खाकर मजा लेती हैं। कुछ देर बाद अविका काली बहू को ढेर सारे कपड़े धोने के लिए दे देती है। पर जेठानी जी, यहाँ तो वॉशिंग मशीन है, तो कपड़े हाथ से धोने की क्या जरूरत है? उसमें धो लेते हैं ना, उससे और भी जल्दी धुलते हैं। जितना बोल रही हूँ उतना कर लो, ज्यादा जुबान चलाने की कोशिश मत करो मुझसे देवरानी जी। ये मत समझना तुम्हारी बातों में आऊंगी, काली कलूटन कहीं की। ठीक है जेठानी जी। अविका चली जाती है। फिर काली बहू ठंड में ठंडे पानी से कपड़े धोती है, जिससे उसे छींक आने लग जाती है। एक तो स्वेटर नहीं है, ऊपर से हाथ ठंडा हो गया है। आछू, लो हो गई दिक्कत। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। संध्या और अविका जानबूझकर प्राची को रोज कोई न कोई ठंडा पानी का काम देते थे, जिससे उसकी तबीयत और खराब हो जाती है और उसको गरीब काली होने का ताना देते हैं, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ तो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सौरभ को कुछ नहीं बताती। एक दिन सौरभ प्राची की तबीयत खराब होने की वजह से उसे कंबल लाकर देता है। मुझे पता है घर वालों का दिल जीतने के लिए तुम जी तोड़ काम कर रही होगी। देखो, सर्दी जुकाम हो गया है, इसलिए ये नया कंबल लाया हूं, थोड़ा आराम कर लिया करो। स्वेटर मुझे तुम्हारा नाप का समझ नहीं आया, इसलिए नहीं लाया। अच्छा, मैं 2 हफ्तों के लिए काम से बाहर जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। हाँ जी ठीक है। देख रही है ना बहू, मेरा बेटा कितना लट्टू है इस काली कलूटी पर। अब देख, इसके कंबल का मैं क्या हल करती हूँ। जी माँ जी। कुछ देर बाद अविका उसे रसोई के काम में उलझा देती है। इतने में संध्या उसके कमरे में जाकर उसे कंबल को मोमबत्ती से जला देती है। एक तो काली ऊपर से मेरे बेटे के सामने बेचारी बनती है, अब मर सर्दी में। सास उसका नया कंबल जलाकर चली जाती है। ये देख प्राची फिर उदास हो जाती है। ये कंबल जल कैसे सकता है? मैंने तो अपने कमरे में कुछ जलने वाली चीज भी नहीं रखी थी। अब मुझे ऐसे ही ठंड में सोना पड़ेगा। प्राची अपने कमरे में बिना कंबल के ठंड में सोती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। वो और बीमार पड़ जाती है। एक बार गर्म चाय देने सास के पास जाती है कि टक्कर से सास की साड़ी खराब कर देती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे गरम गरम चाय से जला दिया और मेरी साड़ी भी खराब कर दी। अब देख, मैं तुझे बताती हूँ जलना किसे कहते हैं। काली कलोटी, ग्रहण लगा दिया तूने जिंदगी में। नहीं नहीं माँ जी, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, गलती से हो गया। बिल्कुल नहीं माँ जी, आज इसे सबक सिखा कर रहिए। सास प्राची का हाथ पकड़कर बाथरूम में ले जाती है और गीजर के खौलते पानी में उसका हाथ नल के नीचे रखती है, जिससे उसकी पूरी हथेली जल जाती है। वो बहुत रोती है, चीखती है, लेकिन सास और जेठानी खुश होते हैं। माँ जी, मेरा हाथ। माँ, अब आया मजा। चल अविका बहू यहाँ से। बेचारी प्राची उनका जुर्म सहती रहती है। एक हाथ जला हुआ, दूसरी सर्दी की वजह से सूज गया था, ठंड से पहले ही जकड़ गई थी, फिर भी काम करती रहती थी। एक दिन रोते रोते उसे ठंड में कांपते हुए अपनी माँ का कंबल याद आता है।
माँ का पुराना कंबल संभाल कर रखा है, आखिर निशानी के तौर पर उसे ही निकाल लेती हूँ। प्राची अलमारी से माँ का कंबल निकालकर 2 दिन तक आराम से सोती है। फिर तीसरे दिन जेठानी को पता चल जाता है। अविका फौरन सास के कान भर देती है। अच्छा, उस कंबल को भी जला देते हैं अब। दोनों सास बहू उसके कमरे में जाते ही सोते हुए प्राची से कंबल छीन लेते हैं और जलाने लगते हैं। इतने में ठंड से उसकी आंख खुलती है और सामने जेठानी सास को कंबल जलाता हुआ देखती है, जिसे देख वो घबरा कर उठती है और अपने जले हाथों से उसे बुझाने की कोशिश करती है। माँ जी, ये आप दोनों ने क्या किया? इतने समय से आप मेरे साथ ये सब कर रही थी, मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, क्यों किया आपने ऐसा? प्राची कंबल को बुझाने की कोशिश करती है। इतने में सौरभ लौट आता है और सबसे पहले जग का पानी डालकर उसके कंबल को बुझाता है और गुस्से में अपनी माँ और भाभी को सुनाता है। प्राची, तुम ठीक तो हो ना? माँ भाभी, आप दोनों ये क्या कर रहे थे? ये तो अच्छा हुआ मैं सही समय पर आ गया। आप मेरे पीछे ये करेंगे, इस हद तक गिर जाएंगे, मैंने सोचा नहीं था। कम से कम आप उसकी माँ की आखिरी निशानी के साथ तो आप ऐसा नहीं करते। जानती हूँ मैं काली हूँ, इसीलिए आप मुझे नहीं अपना रहे, लेकिन जेठानी जी, आपकी माँ की आखिरी निशानी के साथ कोई ऐसा करता तब भी आप ऐसे ही हंसती रहती। क्यों किया माँ जी आपने? दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है और वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। आखिरी निशानी? हमें नहीं पता था बहू कि ये तेरी माँ की आखिरी निशानी है। हमारा दिमाग खराब हो गया था जो हम इस हद तक आ गए। हमें माफ कर दे। हाँ प्राची, माफ कर दो, हम बहुत शर्मिंदा हैं, माफी के लायक नहीं है, फिर भी हो सके तो। प्राची उन्हें गले लगाकर माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों उसे नया कंबल देते हैं। प्राची अपनी माँ और सास जेठानी के दिए कंबल के साथ उसका इस्तेमाल करती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।